इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ाओजिन की इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ज़ाओजिन के सामने एक बंदा खड़ा था। तो ज़ाओजिन उनसे इमोशनल होकर पूछने लगा कि फादर क्या ये आप हो? जिस पर चिनजैन कहते कि मेरे बच्चे तुमने काफी ज्यादा सफर किया। तो ज़ाओजिन उनसे पूछने लगा कि फादर मेरी मौत के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या था? मुझे 10,000 साल पहले की सारी कहानी जाननी है। जिस पर चिनजैन कहते कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कई सारे सवाल होंगे, लेकिन कुछ ट्रुथ ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिवील नहीं कर सकते। अभी वो सही टाइम नहीं आया जहाँ पर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओजिन थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि उसे चाहकर भी 10,000 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसके दिल में कई सारे सवाल थे। तभी चिनजैन उससे कहने लगे कि तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए छठे रन को पार करना। यह रन सबसे ज्यादा मुश्किल मानी जाती। इस दुनिया के न जाने कितने सारे पावर हाउसेस इसी सेम रेल्म पर ट्रैप है। वो आज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी हालत उनकी जैसी हो जाए। और इतना कहते साथ ही उन्होंने वो स्टोन बाहर निकाल लिया जो कि डीमन एंसेस्टर ने दिए हुए स्क्रॉल से ज़ाओजिन को हासिल हुआ था। वो ज़ाओजिन को बता रहे थे कि तुम ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा अलग हो। तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि एक परफेक्ट वर्ड के सीड के साथ पैदा हुआ था, यानी कि जब तुम्हारा जन्म हुआ उसी वक्त तुम्हारे अंदर परफेक्ट वर्ड का एक सीड मौजूद था। और फिर तुम जब जवान हुए तब तुम पर कई सारे अटैक होने लगे और उन्हीं मुसलसल हमलों की वजह से तुम्हारे पास जो सीड था वो भी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ गया। तो इसी वजह से मुझे मजबूर होकर उस सीड को तुम्हारी बॉडी से निकालना पड़ गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो सीड किसी और के हाथ लगे, तो मैंने उसे तुम्हारी मदर की पेंटिंग के अंदर सील कर दिया। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन कहता है फिर तो आपको फेरी तियानताई ने किए हुए अटैक के बारे में भी पता होगा। आप जानते थे कि उस बंदे ने मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस पर अटैक करके मेरी सारी डिवाइन पावर को सील किया था। जिस पर चिनजैन उसे जवाब देते हुए कहने लगे कि हाँ उसी दिन मुझे पता चला था कि फेरी तियानताई ने तुम्हारे साथ क्या किया है। और अब तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा कि मैंने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें बेखबर रखा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इस दुनिया की नाइंसाफी से नफरत हुई होगी। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि जब तियानताई ने मेरी सारी पावर्स को मुझसे छीन लिया उस वक्त इस दुनिया ने मुझ पर कोई रहम नहीं दिखाया और वाकई मैं इस दुनिया से नफरत करने लगा था। लेकिन अब 10,000 सालों बाद वो चीजें मुझे इतनी अफेक्ट नहीं करती। जिस पर चिनजैन कहने लगे कि जो बंदा हार्डशिप और तकलीफों को उठाएगा वही क्राउन पहनने के लायक बनेगा। मगर ये कहानी यहाँ तक ही सीमित नहीं होती। एक ऐसी भी बात है जिसे मैंने आज तक तुम्हारे साथ शेयर नहीं किया। जब फेरी तियानताई ने तुम पर अटैक किया था उसके बाद ही मेरी एक बहुत ही पावरफुल बंदी के साथ फाइट हुई। अगर उसके पावर्स की बात की जाए तो उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके साथ मैंने 4 सालों तक बैटल की और फिर मुझे पता चला कि फेरी तियानताई ने किसी और के कहने पर तुम्हारी पावर को सील किया था। तियानताई तो इस शतरंज के दाव का बस एक मामूली सा प्यादा थी। इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और है। उसी बंदी के कहने पर तियानताई ने तुम्हारी पावर्स को सील किया था। और अब हमें 10,000 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ज़ाओजिन के फादर उस पावर हाउस बंदी के सामने पहुंच चुके थे। वो बंदी उससे कह रही थी कि ये बैटल जीतना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन भी एक ही जगह पर स्टक हो जाएगी, फिर तुम कभी ग्रो नहीं कर सकते। जिस पर चिनजैन उस बंदी से कहने लगे कि मेरी चेन फैमिली ने हमेशा अर्थ एंड हेवन के खिलाफ जाकर मुकाबला किया है। बैटल ही एक ऐसी चीज है जिससे मेरी फैमिली कभी पीछे नहीं हटती। अगर तुम एंशिएंट टाइम की कोई लेजेंड भी होती तो भी मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए नहीं डरता। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की सारी पावर सील हो चुकी है। अगर तुमने उसे और नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा, चाहे इस कोशिश में मुझे अपनी ही जान गंवानी क्यों ना पड़ जाए। वेल इस बंदी का फेस हमें दिखाया नहीं जाता और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर ज़ाओजिन अपने फादर से पूछ रहा था कि आखिर वो एंशिएंट लेजेंड मुझे टारगेट करना क्यों चाहती थी। तो चिनजैन उसे बताने लगे कि कॉज एंड इफेक्ट कभी फिक्स नहीं किए जाते। अगर तुम तकदीर की बात करो तो वो सिर्फ पावरफुल लोगों ने बनाया हुआ एक पिंजरा है, इसीलिए तकदीर की बातों पर भरोसा मत करना। तुम खुद अपने फेट के मालिक हो। जो एक्शन तुम लोगे उसी की रिएक्शन तुम्हें देखने मिलेगी। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे परफेक्ट वर्ड के सीड को तुम्हारे हवाले करूंगा। तुम 10,000 सालों बाद दोबारा से रिजरेक्ट हुए। ये जिंदगी तुम्हें खुद के जीने के लिए नहीं मिली। तुम्हारे रिजरेक्ट होने के पीछे एक वजह है। तुम्हें उन लोगों के लिए फाइट करनी होगी जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम्हें इस बर्बाद हुई दुनिया के लिए लड़ना पड़ेगा और तभी जाकर हमारी फैमिली दोबारा से रीयूनाइट हो जाएगी। तो ज़ाओजिन काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने फादर से पूछने लगा कि बताओ आप और मदर एग्जैक्टली हो कहाँ पर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर ज़ाओजिन कह रहे थे कि मेरे बच्चे तुम्हें वॉइड रेल्म पर
पर ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें आगे की बात नजर आएगी। जब भी तुम्हें आसमान में चांद नजर आए तब समझ जाना कि हम दोनों तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स हर पल तुम्हारे साथ हैं, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना ही पड़ेगा और उसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारे सामने माफी मांगता हूँ। इतना कहते साथ ही चिनजैन वहाँ से वैनिश हो गए। साथ ही परफेक्ट वर्ड का जो सीड था वो भी ज़्याओजिन के पास आ चुका था। ज़्याओजिन भी उस सीड को देखकर कहने लगा कि फादर, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। और अब हमें ज़्याओजिन की मेडिटेशन की मुद्रा दिखाई गई, जहाँ पर वो सोच रहा था कि पता नहीं मैं कब से यहाँ पर बैठा हुआ था। आज मैंने अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को कंबाइन किया। आज हेवन एंड अर्थ मेरे दिल में रिसाइड करेगा। और इस तरह से ज़्याओजिन का इनर वर्ल्ड कंप्लीट होते साथ ही वो कल्टीवेशन से बाहर आ गया। डीमन एंसेस्टर उससे कहने लगे कि बच्चे, मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो, लेकिन तुमने तो बड़ी ही तेजी के साथ अपने इनर वर्ल्ड को अचीव किया। सच बताओ तो मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ। जो सुनते साथ ही ज़्याओजिन उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो एंसेस्टर से कह रहा था कि सीनियर, आपके बिना तो एक कामयाबी पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी। तो एंसेस्टर उससे कहने लगे कि अगर आगे चलकर तुमने डाओ को हासिल करके अपनी एक मिस्टिक रेल्म बना ली तो उस वक्त मेरे डीमन क्लैन को मत भूलना। तुमने बनाई हुई दुनिया में मेरी कुनलुन डीमंस को बस छोटी सी जगह दे देना। साथ ही मैं चाहता हूँ कि मेरी याद में तुम वहाँ पर एक स्टैचू बनाओ, ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि आज का मेरा गाइडेंस बिल्कुल जाया नहीं हुआ। वेल एंसेस्टर ज़्याओजिन के साथ मजाक कर रहे थे, तो ज़्याओजिन उनसे कहता है कि आपने मेरी काफी सारी मदद की है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अभी दोनों वाइन पीने बैठ जाते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर ज़्याओजिन से पूछ रहे थे कि बताओ फिर तुम्हारा इनर वर्ल्ड दिखता कैसे है, जिस पर ज़्याओजिन कह रहा था कि वो जगह तो मानो एक रेगिस्तान है, वहाँ पर सिर्फ रेत भरी थी। तो एंसेस्टर उसे समझाने लगी कि अपना दिल छोटा मत करना, अक्सर ही इनर वर्ल्ड की शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर धीरे धीरे करके तुम अपने इनर वर्ल्ड को बिल्डअप करोगे। 100 या 200 सालों में तुम्हारा इनर वर्ल्ड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो सुनकर ज़्याओजिन उनसे पूछने लगा कि सीनियर, मुझे बताए आपके इनर वर्ल्ड को फॉर्म होने में कितना वक्त लगा था। तो एंसेस्टर से कहते कि ना, इसका जवाब तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला, वरना तुम सोचोगे कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। मुझे तो अपने इनर वर्ल्ड को फॉर्म करने में इतना टाइम लगा था जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मुकाबले तुम्हारी फाउंडेशन काफी ज्यादा सॉलिड है। तुम नेचुरली टैलेंटेड हो। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी कुनलुन डीमन रेस तुम्हारे काम आ सकी। अगर आगे चलकर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो तुम सीधे मेरे पास आ जाना। तभी ज़्याओजिन उनसे कहने लगा कि सीनियर, मेरे पास एक सवाल है, क्या पता आपके पास इसका जवाब होगा या नहीं। दरअसल मैं जानना चाहता था कि क्या इस दुनिया में ढेर सारी मिस्टिक रेल्म्स एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हाल ही में मेरा 2 फैमिली के साथ मुकाबला हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की इंपीरियल क्लैन है, लेकिन मैंने तो पहले कभी उनके बारे में नहीं सुना था। वो लोग हमेशा परछाइयों में रहते आ रहे हैं। तो मैं बस इतना जानना चाहता था कि क्या वो लोग भी किसी मिस्टिक रेल्म में छुपे हुए हैं। जिस पर एंसेस्टर जवाब देते हुए कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट जितना सिंपल दिखता है उतना ये है नहीं। यहाँ पर कई सारे राज छुपे हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे पावरफुल क्लैन हैं जो मॉर्टल्स की दुनिया में कभी कदम नहीं रखते। उन्होंने अपनी अपनी मिस्टिक रेल्म बनाकर वहीं पर ही अपने क्लैन को ग्रो किया, लेकिन वो लोग हमारी दुनिया के हर पल की खबर रखते हैं, जैसे कि क्योटिक बैटल सेक्ट। वेल, इस फैक्शन के साथ मेरी कुनलुन डीमन क्लैन की काफी पुरानी दुश्मनी है। हजारों सालों पहले हम दोनों क्लैंस के दरमियान एक मिस्टिक वॉर हुई थी। वो ब्रूटल जंग कई सालों तक चलती रही, मगर इसका विनर कौन बना ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ। खैर, इस बात को हजारों साल बीत चुके हैं, तो इस इतिहास को तुम्हारे सामने दोहराने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पर ज़्याओजिन कह रहा था, यानी कि मिस्टिक रेल्म के दरमियान की वॉर थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे मिस्टिक रेल्म आपस में कनेक्टेड हैं। तो एंसेस्टर से हंसते हुए कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, और अगर आगे चलकर इस दुनिया में तबाही मच जाए तो प्लीज हमारी कुनलुन डीमन रेस को ब्लेम मत करना। यहाँ पर ऐसे कई सारे पावर हाउस क्लैन हैं जिनके बारे में तुम जानते भी नहीं। और अब डीमन रेस के एंसेस्टर ज़्याओजिन को लेकर अर्थ पैलेस में पहुंच गए। ये कुनलुन डीमन रेस की एक सीक्रेट चेम्बर थी, और अब एंसेस्टर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पर स्प्रेड आउट करते हुए उस पूरे लोकेशन को रिवील कर दिया। वो कह रहे थे, ज़्याओजिन, ये है मेरा ट्रैवलिंग पैलेस। यहाँ पर मैंने एक स्पेस पैसेज को क्रिएट किया है जो कि हमेशा इन सभी मिस्टिक रेल्म से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन एक लंबे अरसे पहले एक बैटल में मेरे कुनलुन डीमन रेस की हार हुई थी, और उसी वक्त मैंने इस पैसेज को सील कर दिया। वहीं पर हम पिपी लॉन्ग को देख पाते हैं, जो कि चुपके से इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। इधर ज़्याओजिन उन सीक्रेट रेल्म के नाम पढ़ने लगा, जिसमें था 10,000 माउंटेन, आर्कटिक डीमन डेन,
ईस्टर्न सी का नेदरवर्ल्ड, ईस्टर्न लैंड का इंपीरियल क्लैन। और वहीं पर ज़्याओजिन को कॉप सर्डिंग सेक्ट की भी मिस्टिक रैल्म नजर आई और तुरंत ही एंसेस्टर से कंफर्म करने लगा। किसी ने क्या इस कॉप सर्डिंग सेक्ट की भी खुद की एक मिस्टिक रैल्म है? मैंने तो खुद अपने हाथों से कॉप सर्डिंग सेक्ट को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया था। सो गाइस, ज़्याओजिन यहाँ पर उसी फैक्शन का जिक्र कर रहा है जिसने यूजिन को ब्लड किंग में तब्दील किया था। तभी एंसेस्टर उसे बताने लगे कि ये डिवाइन ईगल की स्काई गैदरिंग आए हैं, एक ऐसा स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसमें तुम हर एक मिस्टिक रैल्म को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब उस मिरर को देखते साथ ही पिपीलोंग ड्रैगन तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया। तभी ज़्याओजिन उससे पूछने लगा कि भूतों जैसा अचानक से गायब कहाँ हो जाता? मैं काफी देर से तुझे ढूंढ रहा था। तो पिपीलोंग से बता रहा था कि अपन एक डिवाइन ड्रैगन है, ऐसे ही किसी के सामने नहीं आते। और हाँ, ये मत बोलना कि इस ट्रेजर को देखकर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो ट्रेजर से कोई लालच नहीं रहती। जबकि ज़्याओजिन इस पर्पल ड्रैगन की असलियत जानता था, उसे पता है कि पिपीलोंग ट्रेजर का भूखा है। और अब ज़्याओजिन कॉप सर्डिंग सेक्ट की मिस्टिक रैल्म को ऑब्जर्व करने लगा। वेल, यहाँ पर हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। तभी कुनलुन एंसेस्टर उसे बताने लगे कि कॉप सर्डिंग सेक्ट की मिस्टिक रैल्म को बनाने में एक बहुत ही स्पेशल बंदे ने उनकी मदद की थी। दरअसल कॉप सर्डिंग सेक्ट ने हजारों सालों पहले एक गॉड के कॉप्स पर कब्जा किया था। उस गॉड के मुर्दे को रिफाइन करने के बाद वो मुर्दा दोबारा से अवेकन हो गया। तो कॉप सर्डिंग सेक्ट का शुक्रिया अदा करने के लिए उसी गॉड ने उन्हें एक छोटी सी मिस्टिक रैल्म बना के दी। ये मिस्टिक रैल्म उस फैक्शन के लिए एक तोहफा था और अब उसी रैल्म का इस्तेमाल करते हुए कॉप सर्डिंग सेक्ट अपने सारे स्केलेटन्स को वहाँ पर जमा कर रहा है ताकि उनके रिमेन्स इस दुनिया से छुपे रहे और फिर सही मौका मिलते साथ ही वो दोबारा से रिजरेक्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वो इन हड्डियों का इस्तेमाल करके उनके एक पुराने एंसेस्टर कॉप्स किंग को अवेकन कर रहे हैं। इन हड्डियों से उस कॉप्स किंग ने न जाने कितना ही सारा इसेंस एब्जॉर्ब किया होगा। वेल, उस कॉप्स किंग के डरावने चेहरे को देखकर ही पिपीलोंग की तो फटके चार हो गई। वो कह रहा था कि ऐसा भयानक मुखड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। साथ ही डीमन एंसेस्टर बताने लगे कि वो कॉप्स किंग अब पूरी तरह से अवेकन हो चुका, मगर वो अभी तक अपना माइंड स्टेबल नहीं कर पाया। अगर तुम उसे कुछ बोल दो तो तुरंत ही उस बात पर यकीन कर लेगा और यही रीजन है कि वो कॉप्स किंग अभी भी उस मिस्टिक रैल्म से बाहर नहीं आया, मगर वो इमेंसली पावरफुल है। अगर उसे थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो जरूर से अपने माइंड को स्टेबल करते हुए फुल्ली अवेकन हो जाएगा और फिर वो बनेगा कॉप सर्डिंग सेक्ट का अगला कॉप्स गॉड। उस वक्त कॉप सर्डिंग सेक्ट को हराना लगभग इम्पॉसिबल होगा। वो लोग गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर उनकी एक पावरफुल आर्मी बना सकते हैं। जिस पर पिपीलोंग ड्रैगन कहने लगा कि अगर आगे चलकर इस कॉप्स गॉड को गलती से भी पता चल गया कि उसके क्लैन को ज़्याओजिन ने वाइप आउट किया था, फिर तो इस ज़्याओजिन की कोई खैर नहीं, वो बंदा इसे भगा भगा के मार देगा। जिस पर ज़्याओजिन कह रहा था कि तू एक इम्पोर्टेंट बात भूल चुका है। दरअसल कॉप सर्डिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में तूने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन फिक्र मत कर, मैं तुझे इससे बचा लूंगा। वैसे एंसेस्टर के मुताबिक इस बंदे का दिमाग अभी तक ठिकाने पर नहीं आया, तो क्यों ना इसके खोए हुए दिमाग का थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। और अब हमें दो फैमिली की मिस्टिक रैल्म का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम दो फैमिली के एल्डर्स को देख पाते हैं जो कि छठी रैंकिंग के अर्ली स्टेज पर थे। वो कहते हैं कि कोई तो है जो हमारे मिस्टिक रैल्म के बैरियर के साथ छेड़खानी कर रहा। तो उनमें से एक एल्डर कहने लगा कि तुम दोनों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस हमारे मामूली से कोई दुश्मन होंगे। आज तक कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो कि हमारी दो फैमिली के मिस्टिक रैल्म के बैरियर को ब्रेक कर सके। हमारी इजाजत के बगैर कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। वहीं पर ज़्याओजिन के हाथों में एंसेस्टर ने एक और तोहफा थमा दिया। वो कह रहे थे कि ये पेंगोलिन एल्डर का क्लॉ है। ये डीमन बोन हमारे कुनलुन क्लैन के सबसे स्पेशल ट्रेजर्स में से एक थी जो कि मैं तुम्हें दे चुका हूँ। इस पेंगोलिन डीमन बोन की मदद से तुम किसी भी मिस्टिक रैल्म के बैरियर को ब्रेक कर सकते हो। जो सुनते साथ ही ज़्याओजिन एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। एंसेस्टर उसे बता रहे थे कि हमारा एक और डेमोनिक ट्रेजर लॉस्ट हो चुका है, अगर तुमसे हो सके तो प्लीज उसे ढूंढ के लाओ। उसे भी पेंगोलिन सेकंड डीमन क्लॉ कहा जाता है। तो ज़्याओजिन ने भी उनसे वादा किया कि वो जरूर से ट्रेजर ढूंढकर उनके पास वापस लाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप इन मिस्टिक रैल्म्स को ब्रेक करने की मुझे इजाजत दे। तो एंसेस्टर भी तुरंत ही उसकी बात मान जाते हैं और अब ज़्याओजिन के लिए पहली मिस्टिक रैल्म ओपन की गई। भले कॉप सर्डिंग सेक्ट की मिस्टिक रैल्म थी जिसे व्हाइट बोन हॉल भी कहा जाता है। ज़्याओजिन पिपीलोंग पर सवार होकर यहाँ पर पहुँच चुका था और तभी ज़्याओजिन को अपने सामने एंशिएंट कॉप्स किंग नजर आता है। भले वही डीमन है जिसका एंसेस्टर ने जिक्र किया था। इसी कॉप्स का दिमाग अभी भी ठिकाने पर नहीं है, जैसे ही अवेकन होगा इस दुनिया में तबाही मचेगी। इधर पिपीलोंग कह रहा था कि अरे बाप रे, इस जगह पर तो काफी ज्यादा बदबू आ
रही। पता नहीं यहाँ पर कितने ही लोगों की रिमेन्स को रखा गया है। तभी ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि चलो अब एंसेस्ट्रल कॉर्प्स किंग से मिलने का वक्त हो चुका है। और अब हमें वो एंसेस्ट्रल कॉर्प्स किंग दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भयानक था। उसने न जाने कितनी सारे मुर्दों की पावर को एब्जॉर्ब करके खुद को ताकतवर बनाया था। और तभी वो अपने डिमोनिक आवाज में कहने लगा कि मुझे यहाँ पर जिंदा लोगों की खुशबू आ रही है। और उतने में ज़ाओजिन के दिमाग में गजब का प्लान आया। वो एंसेस्ट्रल किंग से कहने लगा कि मेरा नाम है दू हाओ और मैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के इंपीरियल क्लैन का मेंबर हूँ। हमारी दू फैमिली का मकसद है इस दुनिया से ईवल का सर्वनाश करना और तुम तो ईवल की चलती फिरती दुकान हो, इसलिए मैं दू हाओ यहाँ पर गंदगी को साफ करने आया हूँ। आज तेरा ये कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने फटाफट से अपनी डिमोनिक ब्लेड को समन कर लिया। वो कह रहा था कि चल अब मेरी हेवन डिफाइंग टेक्निक के लिए तैयार हो जा। और तभी उसे याद आया कि ये टेक्निक तो उसकी है, बल्कि यहाँ पर तो उसे दू हाओ की टेक्निक का इस्तेमाल करना था। इसलिए ज़ाओजिन फटाफट से दूसरे वेपन को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि ये है मेरी 7 डिवाइन सोर्ड ऑफ हेवन विल। ये हेवन की विल को ओबे करेगी। और अब ज़ाओजिन ने अपनी तलवार की मदद से उस बंदे पर काफी जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो चुका था। ज़ाओजिन ने यहाँ आकर जानबूझकर अपना नाम दू हाओ बताया, क्योंकि वो बस इस बंदे की पावर्स का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि इसकी मदद से वो अपने दुश्मनों का सफाया कर सके। लेकिन तब तक तो एंसेस्ट्रल कॉर्प्स किंग ज़ाओजिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। उसने ज़ाओजिन का खात्मा करने के लिए अपना बड़ा ही खतरनाक स्लैश रिलीज किया था, जिसे ज़ाओजिन ने बाल बाल काउंटर कर लिया। वो पिपीलोंग पर सवार होते हुए कहने लगा कि ये शैतान तो 7वीं रैंकिंग का कल्टीवेटर है, अब तो हम दोनों गए काम से। जो सुनते साथ ही पिपीलोंग तुरंत ही बैरियर के एंट्रेंस की तरफ भागने लगा। वहीं पर वो एंसेस्ट्रल कॉर्प्स किंग भी इनका पीछा कर रहा था। तो ज़ाओजिन ने फटाफट से डीमन बोन का इस्तेमाल करते हुए एक और मिस्टिक रल्म के डोर को ओपन कर दिया, जिसके चलते वो कॉर्प्स किंग उसी पोर्टल में टेलीपोर्ट हो जाता है। बल यहाँ पर ज़ाओजिन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। उसने कॉर्प्स किंग को एक सही लोकेशन पर भिजवा के अपने दुश्मनों का बंदोबस्त किया था, जिसके बाद हमें दो फैमिली के वही 3 एल्डर्स दिखाए जाते हैं। वो कह रहे थे कि ज़ाओजिन के साथ मुकाबला करते हुए दू हाओ की हार हो गई, मगर हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारी दो फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर सारे ग्रेट फैक्शंस भी आपस में अपनी फोर्सेस ज्वाइन करके हम पर अटैक करें तो भी वो लोग हमें हरा नहीं सकते। जिस पर दूसरा एल्डर कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, वो ज़ाओजिन तो बस एक सड़क छाप कुत्ता है, उसे जरा सी रेपुटेशन क्या मिली वो तो खुद को हीरो समझने लगा, जबकि हमारे ईस्टर्न इंपीरियल क्लैन के सामने उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं। अगर उसमें हिम्मत है तो जरूर से हमारे मिस्टिक रल्म में एंटर करेगा, तब बस देखते जाओ कि कैसे मैं उसकी सोल को शैटर करता हूँ। सो इस तरह से ये तीनों बंदे अपनी दो फैमिली के गुणगान गा रहे थे कि उतने में उनका बैरियर पियर्स हो गया। वेल एंसेस्ट्रल कॉर्प्स किंग अपना बड़ा समूह लेकर वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका था। उसने वहाँ आते साथ ही अपने पावर्स को रिलीज करते हुए पूरी दो फैमिली को शेक कर दिया। वेल इस कॉर्प्स किंग को वहाँ देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। साथ ही साथ दो फैमिली की बाकी के सारे जीनियस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि किसी ने हमारे मिस्टिक रल्म के बैरियर को ओपन किया है। और उतने में एक कल्टीवेटर कॉर्प्स किंग से पूछने लगा कि बताओ हमारे इंपीरियल क्लैन में घुसने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। जिस पर वो कॉर्प्स किंग कहने लगा कि तुम्हारे क्लैन के दू हाओ ने मुझ पर अटैक किया था तो मैं उसका बदला लेने आया हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी ईवल पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो देखते साथ ही सभी एल्डर्स अपने आसपास एक शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं। मगर उस कॉर्प्स किंग की पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसकी ईवल एनर्जी ने इन सभी लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसने काफी आसानी के साथ दो फैमिली के कई सारे जीनियस को खा लिया था। और ये लंच करने से कॉर्प्स किंग को और भी ज्यादा मजा आया। वेल दो फैमिली ज़ाओजिन की दुश्मन थी और इसी वजह से ज़ाओजिन ने कॉर्प्स किंग को बड़ी ही चालाकी के साथ यहाँ भेज दिया ताकि ये शैतान दो फैमिली को पूरी तरह से कमजोर बना दे। और अब कॉर्प्स किंग ने अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट करते हुए सीधे उन एल्डर्स पर भी हमला कर दिया। उस एनर्जी से वहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि दो फैमिली पूरी तरह से तबाह होने लगी। वहीं पर कॉर्प्स किंग खुश होकर कहने लगा कि दो फैमिली अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इधर एंसेस्टर के मिरर में पिपीलोंग और ज़ाओजिन इस तबाही को विटनेस करते हैं। पिपीलोंग कहने लगा कि ये पिक्चर तो शुरू होते साथ ही खत्म हो गई, मुझे तो इसमें जरा भी मजा नहीं
नहीं आया। मैं तो चाहता था कि दो फैमिली इस बंदे के सामने रोए और गिड़गिड़ाए, मगर इस बंदे ने तो उन्हें रोने का मौका भी नहीं दिया। उतने में ही एंसेस्टर ज़ाओ चेन को बताने लगे कि कॉप्स किंग का अटैक वाकई काफी ज्यादा ब्रूटल था। उसके हमले से मेरे स्पेशल कोऑर्डिनेट्स जो कि मैंने सेटअप किए थे वो पूरी तरह से डैमेज हो गए और इसी वजह से हम दो फैमिली का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन देख नहीं पाएंगे। जिस पर ज़ाओ चेन कह रहा था कोई बात नहीं, ये दो फैमिली एक्सट्रीमली पावरफुल है और ये एंसेस्ट्रल कॉप्स किंग भी किसी से कम नहीं। इनकी जितनी घमासान बैटल होगी हमारा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद ज़ाओ चेन एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। इन्हीं की मदद से ज़ाओ चेन अपनी इनर वर्ल्ड को फॉर्म कर पाया। इतना ही नहीं, इन्हीं की मदद के साथ उसने दो क्लैन को भी काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया। ज़ाओ चेन उन्हें बता रहा था कि दो फैमिली को अपने इंपीरियल क्लैन पर काफी ज्यादा घमंड था, तो एंसेस्ट्रल कॉप्स किंग के अटैक के बाद उनकी अकड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। इतना कहते साथ ही वो पिपीलोंग को थप्पड़ मारते हुए कहने लगा कि हम दोनों की टीम भी वाकई गजब है। अगर बात दुम दबाकर भागने पर आ जाए तो तुझे कोई भी बीट नहीं कर सकता। जिस पर पिपीलोंग कहने लगा कि तारीफ के लिए शुक्रिया, तू भी एकदम मेरे जैसा है। वेल एंसेस्टर को तो इन दोनों की बातें सुनकर मजा आ रहा था। वो कहते हैं कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट से निपटने का तुम्हारा जो तरीका था वो वाकई अमेजिंग है। सच बताओ तो तुम्हारी ये चालबाजी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। वैसे 100 फ्लावर्स वैली पर जो सील था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ, लेकिन तुम उन दो लड़कियों की फिक्र मत करो, वो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। वैसे अब तुमने दो फैमिली से तो निपट लिया, तो मेरे ख्याल से तुमने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में वापस जाना चाहिए, वहाँ पर जंग का माहौल है। जिस पर ज़ाओ चेन कह रहा था कि दो फैमिली और chaotic बैटल सेक्ट ये अचानक से इस दुनिया में अपीयर हो गए और ये लोग इस दुनिया में अपना डोमिनेंस साबित करना चाहते हैं। तो पिपीलोंग एकदम जोश में आते हुए कहने लगा कि मेरे भाई फिर देर किस बात की, हमने भी इस बैटल में शामिल होना चाहिए। चलो जल्दी से मुझ पर सवार हो जाओ, हम दोनों ईस्टर्न लैंड के लिए निकलने वाले हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डाविस्ट वांग को देख पाते जो कि काफी ज्यादा घायल था। वेल इस बंदे ने पिछले कई सारे मिशंस में ज़ाओ चेन का साथ दिया था और उस पर अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि chaotic बैटल सेक्ट की रुलान है। इस बंदी को अपनी छठी रैंकिंग को पार करना था और इसी वजह से इसने एक खून खराबा मचाया। दरअसल वांग पर्पल हेवन पैलेस का डिसाइपल था और इस बंदे ने हमेशा राइचसनेस को फॉलो किया। रुलान उससे कह रही थी कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे तुमने डिसअपॉइंट किया। वहीं पर शुआनियान कह रहा था कि तुम ये मुकाबला हार चुके हो, तो चुपचाप से हमारे सामने अपना सिर झुकाकर सरेंडर कर दो, वरना हम तुम्हें काफी भयानक मौत देंगे। जिस पर वांग कह रहा था कि मैं पर्पल हेवन पैलेस का डिसाइपल हूँ, मैं अपना सिर झुकाकर अपने फैक्शन को जलील नहीं करवा सकता। अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे सामने बो डाउन नहीं करने वाला। और उसका ये राइचसनेस रुलान को पसंद नहीं आता, इसलिए उसने बड़ी ब्रूटली अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वांग को खत्म कर दिया। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर शाओलिन टेम्पल का मॉन्क ज़ैंग काफी ज्यादा गुस्से में था। दरअसल जिस वांग को chaotic बैटल सेक्ट के डिसाइपल्स ने मारा था वो इस मॉन्क ज़ैंग का काफी अच्छा दोस्त है, इसलिए मॉन्क ज़ैंग ने अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो chaotic बैटल सेक्ट के एक बंदे से कहने लगा कि तुम्हारे एक साथी ने मेरे दोस्त को मार दिया था, तो मैं भी खून का बदला खून से लूंगा। और इतना कहते साथ ही ज़ैंग ने उस बंदे को बड़े ही ब्रूटल वे में मार दिया। वो वांग को ट्रिब्यूट देते हुए उसकी याद में अपनी वाइन को पोर करने लगा। साथ ही उसने ऐलान किया कि वो chaotic बैटल सेक्ट के किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर न जाने कितने ही लोगों का उस मॉन्क के हाथों खात्मा हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मिंग के जिन को देख पाते हैं, जिसने दो फैमिली के बचे कुछ मेंबर्स पर अटैक कर दिया था। उतने में वहाँ पर दो फैमिली का एक और यंग मास्टर पहुँच गया। वो मिंग के जिन से कह रहा था कि तुम तो बेवजह ही इतना खून खराबा कर रही थी, आज न कल तुम्हें हमारी ही दो फैमिली का हिस्सा बनना है। वैसे दूहाओ तुमसे ही शादी करना चाहता है, लेकिन वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं, तो क्यों ना तुम मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दूहाओ के मुकाबले मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखूंगा। और उतने में मिंग के जिन को ज़ाओ चेन की याद आ गई। शादी ये वर्ड सुनते साथ ही उसका खून खौल उठा। अब मिंग के जिन इस बात को माने या ना माने, वो ऑलरेडी ज़ाओ चेन की दुल्हन बन चुकी है, इसलिए दूसरा तो कोई उसकी लाइफ में नहीं आने वाला। सब मिंग के जिन ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ जाकर ज़ाओ चेन का सारा गुस्सा उस बंदे पर उतार दिया। और अब हमें एनिलेशन डाइस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के मास्टर ने एक बंदे को ब्रूटली मार दिया था। वही दूसरी तरफ ज़ाओ चेन को भी डा ऑफ डिस्ट्रक्शन की ऑरा फील हुई, जिससे वो काफी ज्यादा पैनिक हुआ था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।